सबका बनारसी अंदाज अनोखा साइको में स्वागत है। मेरी ये तीसरी वीडियो है मेमोरी पर। तो हम लोग अभी प्रिपरेशन साइकोलॉजी प्रिपरेशन में नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट, टेट, सीटेट, सीयूईटी, पीजीटी, टीजीटी, एमफिल, यूपीएससी, जितना भी साइकोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो पिछली क्लास थी हमने उसमें मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। मेरा नाम मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ BHU IMS में। तो जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, यहाँ STM शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो इम्पोर्टेंट स्टडी है उसमें मैंने आपको ये बता दिया था साइज ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी और ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम आज बात करेंगे कोडिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। कोडिंग कैसे होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोडिंग, ये कोडिंग की बात करें तो इसमें कोडिंग AVL फॉर्म में होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने पहले बताया था क्या होता है, जो डाटा को 1 सेकेंड से ज़्यादा और लगभग 30 सेकेंड तक 30 सेकेंड तक स्टोर करके रखे। अगर 30 सेकेंड तक स्टोर करके रख रहा है तो 30 सेकेंड तक जो डाटा को स्टोर करके रखेगा उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें आती है वो कोड कैसे होती है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, तो वो AVL के फॉर्म में होती है। AVL है क्या? A फॉर होता है अकॉस्टिक फॉर्म। अकॉस्टिक फॉर्म मतलब फोनोलॉजिकल फॉर्म। फोनोलॉजिकल मतलब आपका साउंड, जो भी डाटा स्टोर होता है वो साउंड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो भी हम कुछ यूज करते हैं तो वो अक्सर देखते हैं साउंड ही उसके पीछे कोडिंग होती है। दूसरा चीज़ V, यहाँ से देखेंगे V क्या है? विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म क्या होता है? जो आप आँख से देखते हैं। तो जो हम आँखों से देखते हैं वो भी हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और तीसरा जो होता है L फॉर लिंग्विस्टिक फॉर्म। लिंग्विस्टिक मतलब सिमेंटिक फॉर्म। सिमेंटिक मतलब कुछ चीज़ें जो मीनिंग के रूप में हम डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम सिमेंटिक बोलते हैं, लिंग्विस्टिक फॉर्म बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे भाई कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 30 सेकंड तक डाटा स्टोर करके रखती है वो कोडिंग किस फॉर्म में करती है, तो ये 3 फॉर्म में करती है। AVL, A से एकॉस्टिक, B से विजुअल फॉर्म, L से लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक। तो अभी हम डिटेल देखते हैं। A फॉर अकॉस्टिक फॉर्म या फोनोलॉजिकल फॉर्म। अकॉस्टिक और फोनोलॉजिकल कोडिंग कैसी होती है, इसमें मैंने बताया जो साउंड होता है, साउंड जब हमारे कान में सुनाई देता है तो हमारे ब्रेन को डाटा जाके कोड होती है। तो जो साउंड होती है वो कोड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट था, विकल ग्रीन ने 1965 में एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे पता चलेगा कि जो साउंड की कोडिंग हो रही है हमारे ब्रेन में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1965। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि कुछ अक्षर आप ले लीजिए यहाँ पे, जैसे 5NFAG26Z। उन्होंने कुछ ऐसा अक्षर लिया जिसमें जब साउंड किया जा रहा था 5NFAG26Z, तो ये जो G वर्ड है, G लेटर है, जो G अक्षर है उसको सुन के बताना था, उसको सुन करके बताना था कि क्या बोला गया। तो जब कोई व्यक्ति या जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति ही हो
अगर जी को सुन रहा है तो वो उसके स्थान पर, जी के स्थान पर बी भी बोल सकता है, सी भी बोल सकता है, डी भी बोल सकता है, ई भी बोल सकता है, तो पी टी भी, क्योंकि इनके लास्ट में जो साउंड आता है वो ई आता है, डबल ई। ये सारे लेटर के साउंड के लास्ट में ई आता है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला? तो अंतर निष्कर्ष में कहा जा सकता है कोडिंग अकॉस्टिक होती है। मतलब हुआ क्या, जी को ना बता पाए। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो वहाँ से पूछा गया, जब ये लेटर पूरा दे करके, तो कुछ लोगों ने बहुत जल्दी बोला गया, तो उसके जब बोला गया तो जी के साउंड की ही तरह बी के भी साउंड होते हैं, सी, तो किसी ने बी बताया, किसी ने सी बताया, डी ई पी टी भी, कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया। तो इससे ये क्लियर होता है कि साउंड, क्योंकि सब में ई आ रहा, तो कोई बी बता रहा, कोई डी बता रहा, कोई ई बता रहा, कोई टी बता रहा, कोई भी बता रहा। तो इसका ये मतलब है जिसका साउंड ई आ रहा तो उससे कन्फ्यूजन हो रहा, कन्फ्यूजन की वजह से जो ई की साउंड सबको बता पा रहा। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो कोडिंग होती है वो साउंड के फॉर्म में होती है। तो ये विकल ग्रैन का 1965 में बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिसने बताया कि जो कोडिंग होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में अकॉस्टिक होती है। नेक्स्ट कोडिंग आते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया बैडले ने 1966 में कि अकॉस्टिक होती है कि नहीं कोडिंग। तो एक समान शब्दों को बताने के लिए उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कैट, मैट, रैट, मैप, कैट, टैट ये बताने को कहा, ये बोला। तो लोगों को कैट, मैट, रैट, मैप, कैट, टैट का जो साउंड है वो सेम है, कुछ जो साउंड है क्या है, सेम है, सेम साउंड है। सेम साउंड होने की वजह से जब ये लगातार बोला गया, ये कैट, मैट, ये रैट, तो जब उनसे पूछा गया तो उनको कन्फ्यूजन हो रहा था। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा था? क्योंकि साउंड सेम थे ना, कैट के, मैट के, रैट के, मैप के साउंड सेम थे। जब साउंड सेम है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब इसकी भी कोडिंग हो रही, 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 साउंड सेम है, मतलब कोडिंग हो रही है सबकी। साउंड सेम होने की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन होने की वजह से लोग बताने में क्या रहे, अक्षम रहे, मतलब वो बता नहीं पाए क्लियरिटी कि क्या क्या वर्ड थे। तो बैडले की एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो जाता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोरेज होता है वो अकॉस्टिक होता है। तो दो एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, एक विकल ग्रैन 1965 और एक बैडले 1966। उन्होंने बताया कि कोडिंग क्या होती है, अकॉस्टिक होती है, मतलब साउंड के फॉर्म में हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें जाती है कोड होती है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा निर्धारित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं विजुअल। ये कैसे पता चलेगा कि जो हम आँखों से देखते हैं उसकी कोडिंग होती है नहीं? तो पोजनर एंड केली 1967 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे मान लीजिए ए बी अगर बोला जाए तो साउंड तो अलग अलग है, बट साउंड अलग अलग होने की वजह से जब आप देखेंगे कोडिंग दोनों की इक्वल होती है, क्योंकि आप जब आंखों से देख रहे थे ए और बी को तभी वो कोडिंग हो गई। भले साउंड ए बी अलग है, लेकिन जब आप आँख से इसको देख रहे हैं तभी इसकी कोडिंग हो जा रही है। इसलिए आप अंतर करने में ना, दोनों को साउंड में अंतर हो सकता है, अकॉस्टिक डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ सेम समय लगा। सेम समय क्यों लगा आपको? क्योंकि जब आपने आँख से देखा तभी उसकी कोडिंग हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि विजुअल कोडिंग भी हो जाती है। साउंड भले लेट चाहे ए और बी, बट जब आप आँख से देखते हैं तो उसकी कोडिंग हो जाती है, मतलब सेम समय में ही हो जाती है। तो इससे पता चलता है पोजनर और केली के एक्सपेरिमेंट से कि जो कोडिंग होती है वो विजुअल भी होती है। तीसरी कोडिंग है सिमेंटिक कोडिंग। सिमेंटिक कोडिंग को एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है प्रोएक्टिव, जिसमें प्रोएक्टिव इन्विटेशन और रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन से पता लगा है कि जो हमारे दिमाग में कोडिंग होती है वो सिमेंटिक होती है। तो प्रोएक्टिव इन्विटेशन क्या होता है,
रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन क्या होता है अभी इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब अगर इसकी बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोएक्टिव इन्विटेशन क्या होता है। प्रोएक्टिव इन्विटेशन इसको PI बोलते हैं, प्रोएक्टिव इन्विटेशन। कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो पहले कोई चीज़ हम सीख लें और अभी प्रेजेंट में कोई चीज़ सीख रहे हैं। एक तो हमने जो लाइफ में पहले कुछ सीखा हुआ है तो वो मान लीजिए पहले आपके दिमाग में है, और कुछ आज के डेट में सीख रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंट है। जब हम कोई चीज़ पहले सीख लिए होते हैं और हम कोई चीज़ अभी सीख रहे होते हैं, तो ये जो अभी सीख रहे होते हैं वो चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो ब्रेन में आती हैं तो ये जो पहले सीखी गई हैं यहाँ पे ना, जैसे ये वाला पहले कोई सीखा गया है तो इसको आने ही नहीं देता अभी प्रेजेंट वाले को। तो मतलब ये पहला वाला ना, मतलब पहला जो आपने इन्फॉर्मेशन सीखा है, जो दिमाग में आपने सीखा है, ये मौलिक सीखे जाने वाले, मतलब अभी प्रेजेंट में सीखे जाने वाले डाटा को आने ही नहीं देता है। मतलब पहले से एक्टिव रहता है, ये पहले सीखा गया है ना, सारा इन्फॉर्मेशन सारा डाटा इतना पहले से एक्टिव रहता है कि वो पुराने वाले को नहीं आने देता। तो इस तरीके से पहला वाला बाधा बन गया दूसरे के लिए, दूसरे को आने ही नहीं दे रहा। तो इस तरह के रुकावट को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इन्विटेशन। मतलब पहले से सीखे गए एकांश ना, मौलिक एकांश जो नए सीखे जाने वाले एकांश के लिए बाधा का काम करते हैं, तो इससे प्रोएक्टिव इन्विटेशन कहते हैं। तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए जब आप क्लास एक लड़का है, जब ये क्लास 2 में था तो उसने कुछ सीखा, और जब वो क्लास 3 में आया वही लड़का सेम, तो जब क्लास 3 में आया 2 से तो वहाँ भी सीख रहा है। तो जो क्लास 2 में सीखा है ना, वो क्लास 3 के नॉलेज को आने ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो पहले से फिक्स है, वो एक्टिव है। तो जो क्लास 3 में आप सीख रहे हैं उसको सीखने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होने लगती है कभी कभी। तो इस तरह की इन्विटेशन को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इन्विटेशन। तो आपको क्लियर है प्रोएक्टिव इन्विटेशन क्या हुआ। दूसरा चीज़ है रिट्रोस्पेक्टिव इन्विटेशन। रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन क्या होता है? सेम उल्टा यहाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? अब देखिए, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो आप पहले से सीखे, जो आप पहले से कोई चीज़ सीखे हैं, और ये भी जो आप सीख रहे हैं नया चीज़ें जो सीख रहे हैं, जो पहले से सीखी गई चीज़ें हैं, ये नई वाली चीज़ें जब आती है ना तो क्या करती हैं, इसको भुलवा देती हैं, ऐसा समझे। मतलब ये एक्टिव हो जाती है। जो आप नई चीज़ें सीखे हैं वो पुरानी वाली चीज़ों को नहीं रहने देती हैं, कहती है तुम हटो, इसको क्या करती हैं, हट जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से जो नई वाली चीज़ें हैं पुरानी वाली चीज़ों को डैमेज करती रहती हैं, उनको हटाती रहती हैं ना। मतलब नई वाली जो पुरानी वाली चीज़ें उनको रखने में बाधा होने लगती है। तो इस तरह के इन्विटेशन को हम बोलते हैं रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन। मतलब हाल ही में सीखे गए ना एकांश या डाटा या मौलिक एकांश पहले के एकांश को धारण करने, मतलब याद करके रखने में ना, लर्न करके रखने में बाधा पहुंचाती है, जिसे हम रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन बोलते हैं। मतलब जब आप यहाँ कोई चीज़ नया चीज़ सीखे तो ये पुराने वाली चीज़ को नहीं रहने देगा। तो इस तरह जैसे कभी कभी होता है, हम क्या करते हैं, कुछ हमारी पुरानी लर्निंग होती है और उसी से रिलेटेड कुछ नई लर्निंग होती है। तो जो नई लर्निंग होती है, पुरानी लर्निंग को जब हम नया सीखते जाते हैं तो पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन के द्वारा होता है। तो दो इन्विटेशन मैंने आपको बताया, एक तो प्रोएक्टिव इन्विटेशन, दूसरा रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन। प्रोएक्टिव इन्विटेशन क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एकदम क्लियर समझिए। ये है पुराना मतलब ओल्ड, और है नया मतलब न्यू। ये पुराना क्या करता है,
इसको आने नहीं देता, नए वाले को आने नहीं देता। तो इस तरह के ये जो बाधा पहुंचा रहा है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इन्विटेशन। और कभी कभी जस्ट उल्टा होता है, ये नया वाला क्या करता है, ये जो नया वाला है पुराने वाले को रहने नहीं देता। तो जब ये बाधा पहुंचाने लगे तो उसको बोलते हैं रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन। मतलब जब पुराना बाधा का काम करे तो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, और जब नया बाधा का काम करें तो हम उसको बोलते हैं रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव मतलब पीछे वाला, और प्रोएक्टिव मतलब आगे। तो ये आगे को आने नहीं, प्रोएक्टिव मतलब जो आगे को ना आने दे, और रिट्रोएक्टिव जो पीछे को ना रहने दे। तो क्लियर है, प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कोडिंग की, कि कोडिंग कैसे होता है। तो ये प्रोएक्टिव इन्विटेशन और रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन से ये पता चलता है कि जो चीज़ें हम दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, मतलब मीनिंग बना के रखते हैं ना, तो वो भी एक कोडिंग होती है। तो कोडिंग होती है मतलब डाटा स्टोर होता है, सिमेंटिक मीनिंग के रूप में डाटा स्टोर हमारे दिमाग में होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि कोडिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में AVL के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। AVL मतलब A फॉर एकॉस्टिक, V फॉर विजुअल फॉर्म, L फॉर लिंग्विस्टिक फॉर्म और सिमेंटिक फॉर्म। तो मैंने आपको एकॉस्टिक फोनोलॉजिकल कोडिंग बताया, विक्लग्रेन का 1965 का एक्सपेरिमेंट, बैडले का 1966 का एक्सपेरिमेंट, विजुअल में पोजनर और केली का 1967 का एक्सपेरिमेंट, और सिमेंटिक में मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन। जैसे आपको बहुत पूछेगा, अभी हम आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसका आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अभी हम बात करते हैं, जब हमने सेकंड क्लास बताया था तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, ये शॉर्ट टर्म की जो स्टडी है ना, तो मैंने आपको साइज बता दिया, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, अभी मैंने आपको कोडिंग बता दिया। अब हम यहाँ देखते हैं चौथा जो डी वाला, रिहर्सल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल कैसे होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिट्राइवल कैसे होता है, मतलब कैसे होता है रिट्राइवल, और चौथा हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग कैसे हो जाता है। तो अभी हम फोकस करेंगे अब डी क्या, रिहर्सल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। रिहर्सल शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखिए कैसे होता है रिहर्सल। तो वही रिहर्सल का मतलब क्या है कि रिहर्सल जितना बार हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना बार हम अभ्यास करते हैं, डाटा क्या होता है वो उतना ही ज़्यादा मेंटेन हो, मतलब उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टोर होगा, और वो डाटा हमको याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दो तरह के रिहर्सल होते हैं, दो तरह के हम प्रैक्टिस करते रहते हैं अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी में। एक तो मेंटेनेंस रिहर्सल या रोल रिहर्सल बोलते हैं, इसमें डाटा सिर्फ मेंटेन होता है, इसमें डाटा याद या बस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन इलैबोरेटरी रिहर्सल में क्या होता है, इसमें डाटा मेंटेन के साथ साथ अपनी मीनिंग भी प्राप्त करता रहता है, मतलब उसका मीनिंग भी समझ में आता रहता है। तो डाटा दो तरीके से मेंटेन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। पहला मेंटेनेंस रिहर्सल, इलैबोरेटरी रिहर्सल। मेंटेनेंस बस हमारा जो कुछ भी हम याद कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रखता है, और दूसरा इलैबोरेटरी रिहर्सल में मेंटेन के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझता रहता है क्या, ये चीज़। तो आपने देखा, मैं तो पूछेगा, अक्सर पूछता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में डेटा कैसे किस तरह के रिहर्सल होते हैं। तो दो तरह के रिहर्सल होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मेंटेनेंस रिहर्सल, इलैबोरेटरी रिहर्सल। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब कोई डाटा आप स्टोर यहाँ करके रखे अपने दिमाग में, यहाँ पे देखिए ये लड़का अपने दिमाग में डाटा, तो वो कैसे उसको बाहर निकालेगा। रिट्राइवल मतलब याद करना या फिर उसको बताना किसी चीज़ को। तो रिट्राइवल कैसे करेंगे, हम स्टोर करके तो रखे दिमाग में, हमने बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन कितना होता है, अभी बताया था 1 सेकेंड से ज़्यादा 30 सेकेंड से कम। तो मतलब 1 सेकेंड से ज़्यादा लेकर के 30 सेकेंड से कम तक जो डाटा है हम उसको कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसको रिट्राइवल करते हैं, कैसे हम उसको याद करके बता पाते हैं। तो
एक 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 शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ मेमोरी सेट जैसे 7584 ऐसे ये सेट बनाया गया। फिर एक्स के पी जे ये भी एक सेट है मान लीजिए। तो किसी को अगर याद करने के लिए दिया जाता है और इसमें से एक अक्षर को दिखाकर के को पूछा जाए, एक अक्षर को दिखाकर के को पूछा जाता है कि ये सेट में था या कि नहीं। जैसे हमने मान लीजिए आपको ये पूरा एक्स के पी जे पूरा ये आपको सेट दिखा दिया। सेट दिखाने के बाद आपसे अगर हमने पूछा कि इसको हटा लिया, फिर पूछा कि बताइए इस सेट में क्या के था, तो आप बताएंगे हाँ या नहीं बताएंगे। तो स्टर्नबर्ग ने 2 हाइपोथेसिस बताया कि जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो कैसे बता पाते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल के बता रहे हैं तो कैसे बता पा रहे हैं, 2 तरीके से बता पा रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस, सीरियल और द सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस। पैरेलल हाइपोथेसिस में अगर सेट ये जो हमने आपको सेट दिखाया उसमें से सेट को दिखा के पूछा जाए कि उसमें क्या क्या था, तो आप फ्री हैं कहीं से भी बताइए। मतलब आप के बताइए, चाहे पी बताइए, चाहे जेड बताइए, चाहे एक्स बताइए। आपने बताया कि हमने उसमें पी देखा था, जेड देखा था, के देखा था, एक्स देखा था। आपने क्रम से नहीं बताया लेकिन आपने सारे अक्षरों को बता दिया। तो मतलब आप कहीं भी से बता रहे हैं पैरेलल ना, कहीं से भी बता दें तो पैरेलल प्रोसेस करके आप बता पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम डाटा को बताते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से, उसको बोलते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस। और 2 तरीके से आप बता सकते हैं, तो वही एक पैरेलल प्रोसेस हाइपोथेसिस, दूसरा सीरियल और द सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस। सीरियल सीक्वेंशियल में आप क्या बताएंगे, आप एक्स बताएंगे और फिर क्या बताएंगे, पहले फिर के बताएंगे, फिर पी बताएंगे, फिर जेड बताएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, सीरियल और सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस। तो क्योंकि इसमें 30 ही सेकेंड के अंदर बताना होता है, 30 ही सेकेंड तक डाटा स्टोर भी होता है, नहीं तो फिर वो वर्किंग मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जो ये एक्स के पी जेड है, जिस क्रम में आप पढ़ते हैं, पहले नंबर पे एक्स, दूसरे नंबर पे के, तीसरे नंबर पे पी, चौथे नंबर पे जेड, ये आप क्रम से बताएंगे। जब आप क्रम से बताते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको, सीरियल और सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में अक्सर कोई व्यक्ति जो बता पाता है वो कैसे बता पाता है, सीरियल और सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस के द्वारा बता पाता है। इसीलिए कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सीरियल और सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस के द्वारा रिट्राइवल होता है, पैरेलल प्रोसेस हाइपोथेसिस के द्वारा नहीं। ठीक है, तो अक्सर ये पूछता है कि सीरियल या सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस के द्वारा रिट्राइवल किस में होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिट्राइवल कैसे होता है, सीरियल सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस के द्वारा। यह बोलेगा सीरियल सीक्वेंशियल हाइपोथेसिस रिट्राइवल किस में होता है, किस मेमोरी में होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस के द्वारा नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से पहले भी, साइज, ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी में साइज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कोडिंग क्या है, रिहर्सल कैसे होता है, रिट्राइवल कैसे होता है। तो रिट्राइवल अभी आपने देखा, रिट्राइवल कैसे होता है, सीरियल सीक्वेंसिंग के फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट जो एफ है, फॉरगेटिंग कैसे हो जाती है, यही आप पढ़ लेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉरगेटिंग देखते हैं। फॉरगेटिंग ये यहाँ से, फॉरगेटिंग इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में फॉरगेटिंग कैसे होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में फॉरगेटिंग 3 मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक तो डीके मैकेनिज्म है, दूसरा इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है। डीके मैकेनिज्म क्या बोलता है, डीके मतलब टाइम, डीके हो रहा है, टाइम समाप्त हो रहा है, डीके धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो आपको चीज़ें धुंधली होती जाती पड़ती है लाइफ में एकदम रियल फॉर्म। जो आप जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में अगर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़े थे, आज
10 साल बाद आपको वो चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे भूल जाती हैं। 10 साल बाद आपको सब धुंधला दिखाई देता है, कोई फार्मूला याद नहीं रह जाता है मैथ का, एफिशिएंसी कम हो जाती है इस कैलकुलेशन की, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी बहुत सारी इक्वेशन आपको याद नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? यही थ्योरी बताती है, डीके मैकेनिज्म थ्योरी, कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारी फॉरगेटिंग होने लगती है, धुंधली हो जाती है। वो तो लॉन्ग टर्म में होता है। तो उसी तरीके से लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद ड्यूरेशन हो सकता है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में 18 सेकेंड, जैसे ही 18 सेकेंड होगा, 18 सेकेंड के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, भूलने लगती है। इस पर पीटरसन ने, एक मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट बताया, पीटरसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो 18 सेकेंड के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, जैसे ही समय बीतेगा वो धीरे धीरे भूलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब 18 सेकेंड के अंदर चीज़ें भूलने स्टार्ट हो जाती है, मतलब धीरे धीरे समय बीतने के साथ, तो इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं डीके मैकेनिज्म। मतलब समय बीतेगा तो चीज़ें भूलेंगे, ये फिक्स है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसका रिहर्सल नहीं कर पाते। 18 सेकेंड की चीज़ें, 18 सेकेंड में हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, हम उसको रिहर्सल नहीं कर पाते। जो ट्रेस होते हैं, जो भी अक्षर आप याद करें, जो भी वर्ड याद करें, जो भी चीज़ याद करें, उसका जो ट्रेस है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, मिट जाता है। जब किसी चीज़ का ट्रेस मिट जाएगा, ट्रेस मतलब जो उसकी चीज़ें बन रही है दिमाग में वो मिट जाएंगी, हट जाएंगी, तो आप उसका रिहर्सल नहीं कर पाएंगे। जब रिहर्सल नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक ना कुछ सेकंड में भूलने लगेंगे। तो इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं डीके मैकेनिज्म। डीके मैकेनिज्म में ट्रासेस मिट जाते हैं, ट्रासेस हट जाते हैं, जिसकी वजह से रिहर्सल नहीं हो पाता है और हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूँ 4 5 4 5 3 2 1 2 4 6 7 ना, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा भी देता हूँ। अब क्या लिखा था मैंने, अब मुझे भी याद नहीं और आपको भी याद नहीं होगा शायद। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो समय बीतता है तो जब चीज़ें ओवरलोड होने लगती हैं, चीज़ें लगातार हमको याद करना पड़ता है और हमको समय नहीं मिलता है, उसके ट्रासेस मतलब मिट जाते हैं, जिसकी वजह से वो इनकोडिंग नहीं हो पाती हैं और उसका रिहर्सल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हमको याद नहीं होता। तो मैंने वहाँ पे लिखा था शायद 3 4 5 ऐसे करके, तो अभी हमको खुद नहीं याद है, ट्रासेस मिट गया, इसलिए हमको याद नहीं पाया मैंने क्या लिखा हुआ था। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं इन्फ्रेंसेस मैकेनिज्म। तो डीके क्लियर है, समय बीतेगा चीज़ें भूलेंगे। दूसरी चीज़ है इन्फ्रेंसेस मैकेनिज्म। इन्फ्रेंसेस मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताया था, सिमेंटिक कोडिंग में 2 तरह की होती है ना, प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन। तो ये दोनों क्या करते हैं, बाधा का काम करते हैं। मतलब इन्फ्रेंसेस मतलब क्या होता है, बाधा। ये दोनों बाधा का काम करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमको भूल जाती हैं। क्या होती है प्रोएक्टिव इन्विटेशन में, फिर से एक बार देख लीजिए, जो पुरानी वाली चीज़ें उन नई को आने नहीं देती, तो हमको नई वाली चीज़ें भूल जाएंगी। तो इस तरह को बोलते हैं, जब नई वाली चीज़ें भूल जाए, नई वाली चीज़ें भूल जाए तो प्रोएक्टिव इन्विटेशन। और कभी कभी ऐसा होता है नई वाली चीज़ें आ गई और पुरानी वाली चीज़ों को क्या करती हैं, भुलवा देती हैं, भूल। तो इस तरह से नई वाली चीज़ें जब पुरानी को भुलवा दे तो पुरानी वाली गायब हो गई, तो पुरानी वाली गायब हो रही ना, तो इस तरह को बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन। ये 18 सेकंड के अंदर ही होगा, तभी इसको बोलेंगे, 18 या 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से आपको प्रोएक्टिव इन्विटेशन का एग्जांपल बता दिया था, पहले रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन बता दिया था। तीसरा जो थ्योरी है, जो मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म और थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एसटीएम की स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है, इसलिए पुरानी चीज़ें अपने प्लेस से हटती जाती है और नई चीज़ें आती जाती है और प्लेसमेंट होता रहता है, जिससे भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्लॉट है, ये ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए स्लॉट फिक्स स्लॉट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ स्लॉट। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ डाटा स्टोर करते जाते हैं, तो यहाँ स्टोर होता है 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगी, जब ये पुरानी हो जाएगी तो नई वाली जब आएगी
तो इस पुरानी वाले 9 वाले को रिप्लेस कर देगा, 9 वाला भूल जाएगा, फिर इसके जहाँ पे कोई x मान लीजिए *9 वाला कोई चीज़ आ गया या कोई स्टोरेज आ गया, तो इस तरीके से जो पुरानी वाली चीज़ है वो रिमूव होती रहती है। क्यों? डिस्प्लेस होता रहता है, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है इसकी कैपेसिटी। मैंने आपको बताया था मिलर का मैजिक नंबर में क्या था, 7 2 ± 7, मतलब मैक्सिमम आप 9 और मिनिमम 5 चीज़ों को एक साथ में आप याद करके रख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी बताया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी में ये बताया था, उसी तरीके से सेंसरी मेमोरी का ये पार्ट था। तो डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि इसमें 18 सेकंड होता है, 18 से 30 सेकंड में आप जितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं रखिए, नहीं तो फिर वो भूल जाएंगे, फिर नई चीज़ें आ जाएंगी। सिंपल सा जैसे हम लगातार बोल रहे हैं, अभी आपको कब से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो शुरू में चीज़ें बोला अभी 18 सेकंड के अंदर, वो धीरे धीरे गायब हो गई। अभी जो बोल रहे हैं वो आपको लगातार याद होता जा रहा है। इसका मतलब जो नई चीज़ें आ रही हैं पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करती जा रही हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई, अपने जगह से हट गई, जिसकी वजह से हमको चीज़ें भूल गई। तो 3 मैकेनिज़्म हैं, एकदम क्लियर मैकेनिज़्म आपको याद रखिएगा यहाँ से। एक तो डीके मैकेनिज़्म, समय बीतेगा चीज़ें भूलेंगी। इन्फ्लुएंसर्स मैकेनिज़्म ना, रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव इन्वर्सन, रेट्रोएक्टिव इन्वर्सन की वजह से चीज़ें भूलती है। डिस्प्लेसमेंट, अपने जहाँ से चीज़ें हटती जाती हैं, जिसकी वजह से हमको भूलती जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिटेल में यहाँ कवर कर लिया। हमने आपको सबसे पहले सिलेबस बताया था फर्स्ट डे, ये तो यहाँ से मेमोरी प्रोसेस इनकोडिंग आपको बता दिया था, स्टोरेज बता दिया था, रिट्राइवल बता दिया था, और यहाँ से सेंसरी मेमोरी भी बता दिया था। हम पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या पढ़ रहे थे? शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी की डिटेल में बहुत डिस्कस किया। तो अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी हम तो अभी सॉल्व कराएंगे। अभी हम चलते हैं वर्किंग मेमोरी की तरफ। तो अभी हम जस्ट देखेंगे वर्किंग मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी कैसे काम करती है, और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से आप ये ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में सेंसरी मेमोरी के 2 पार्ट मैंने पढ़ाया था, इकोनिक मेमोरी और एक हैप्टिक मेमोरी भी आपको बताया था। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर? शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस चार्ट में भी हम लोग यहाँ चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ आज बढ़ रहे हैं, वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आइए चलते हैं वर्किंग मेमोरी। नाम से ही क्लियर है वर्किंग मेमोरी क्या होती है। वर्किंग, जो वर्क कर रहा ना, जैसे किसकी स्टोरेज क्षमता और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, सारे बात करेंगे। वर्किंग मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, स्टोरेज भी लगभग वैसा ही होता है, और बस इसमें डिफरेंस होता है ये प्रोसेस भी करती रहती है। जैसे अभी हम आपसे पूछें कि आपको ए जगह से बी जगह जाना है, तो आप क्या करते जाएंगे? आप क्या करें, चीज़ों को याद भी है और वो आप बी की तरफ बढ़ते भी जा रहा है, मतलब आप चीज़ों को याद भी कर लिए हैं और बी की तरफ प्रोसेस भी करते जा रहा है। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को स्टोर करके साथ ही साथ प्रोसेस करने लगे, जब प्रोसेसिंग वर्ड जुड़ जाएगा, हमारा एक्शन जुड़ जाएगा उसके साथ, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। एलन बैडले ने 2003 में एलन बैडले ने इस कॉन्सेप्ट को बताया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म से वर्किंग मेमोरी अलग होती है। पहले चीज़ों को एक ही चीज़ माना जाता था दोनों को, बट क्या है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी अलग, वर्किंग मेमोरी अलग है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी किसको बोलते हैं? वैसी मेमोरी जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तथा साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी किया जाता है, उसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। बैडले 2003।
तो यही चीज़ है, स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग। आप क्या करेंगे, एक तो स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग याद रखिएगा इस चीज़ को। जब हम प्रोसेसिंग करने लगे स्टोरेज के साथ साथ तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को कॉन्शस का वर्क बेंच कहा जाता है, ठीक है, कॉन्शस का वर्क बेंच। जो भी आपके माइंड में भी कॉन्शस में है ना, वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, वर्किंग मेमोरी से निकल रही हैं ना। वर्किंग मेमोरी टेम्प्रोरी होती है, चेंजेबल होती है, ये कंटिन्यू क्या होती है, बदलती रहती है। अभी अब जो काम कर रहे हैं फिर दूसरा काम कर रहे हैं, तो पहले काम का जो आपको बात याद आ रही सब वर्किंग मेमोरी का है, फिर उसके बाद दूसरे काम का याद आएगा, फिर वो भी वर्किंग मेमोरी। तो ये लगातार टेम्प्रोरी है ना, पहला चीज़ फिर दूसरा चीज़ फिर तीसरा चीज़ से बदल रहा है। तो ये चेंजेबल भी होता है, टेम्प्रेरी भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेंस ने 2002 में इसको दो एलिमेंट में बताया। एक तो वो बताया उन्होंने वर्क स्पेस, दूसरा बताया स्क्यूटिक फंक्शन। तो जनरल टेम्पोररी स्टोर करने के लिए काम में आता है। जब हमको जनरल कोई चीज़ स्टोर करके रखना हो तो बोलते हैं वर्क स्पेस है, वो वर्किंग मेमोरी का वर्क स्पेस है। बट अगर हमको ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो हम दो तरीके से देख सकते हैं रेनियंस के अकॉर्डिंग ना। इसको वर्किंग मेमोरी को दो पार्ट में बांट दिया। जब आपको जनरल काम करना है तो ये वर्क स्पेस अपने आप काम करता रहता है व्यक्ति। बट आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बैठाना है, क्योंकि आपको डीसी कॉन्शस में रहेंगे, सारी चीज़ कॉन्शस में जो कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत बैठाना होता है। तो उसमें हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन का काम करते हैं। सीरियल पोजीशन कर्व के अनुसार वर्किंग मेमोरी को देखा जा सकता है। सीरियल पोजीशन कर्व मैंने आपको पहले भी बताया था। सीरियल पोजीशन कर्व क्या है कि 18 सेकंड के अंदर चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। तो आप उसको प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा सीरियल पोजीशन कर्व क्या है। सीरियल पोजीशन कर्व यह प्राइमरी रिसेंसी इफेक्ट को बताया था। मैंने आपको बताया था उसमें, जैसे मान लीजिए ना ABX234 अगर आप 959 2Z ऐसे बोला जाए तो जो पहले की कभी पहले की चीज़ें जब याद रह जाए तो जब आपको ये बोला गया कुछ देर के बाद फिर इसको हटा लिया, तो जो पहले की चीज़ें होगी जो वो याद रह जाती है, क्योंकि प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। और जो लास्ट की चीज़ें वो याद रह जाती है उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। क्या, रिसेंसी इफेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट। दो तरह का। और बीच वाली चीज़ें आपको भूल जाएंगे। तो जब आपको पहली चीज़ें याद रह जा रही तो इसको प्राइमेसी इफेक्ट, और जो लास्ट वाली चीज़ें याद रह जा रही हैं तो रिसेंसी इफेक्ट। इसको सीरियल पोजीशन कर्व के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। मिलर ने 1956 में बताया चंकिंग द्वारा इसको वर्किंग मेमोरी की स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, मिलर ने बताया था। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने बताया था। अब हम बात करते हैं सिंपल सी बात, प्रोसेसिंग इन वर्किंग मेमोरी। अगर वर्किंग मेमोरी में जब चीज़ें हम कह रहे हैं कि स्टोर हो रही हैं तो प्रोसेस कैसे हो रही है, इस चीज़ को हमको समझना है। तभी तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी से अलग कर पाएंगे। तो यहाँ से हम सीखते हैं वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे। इसको जब हम पढ़ लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इसलिए होता है क्योंकि आप चीज़ों को साथ साथ स्टोर भी करते रहते हैं और उसको बताते भी रहते हैं, प्रोसेस भी करते रहते हैं, इसलिए इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में दो अंतर यहीं पे आ गया। एक अंतर आ गया कि जो वर्किंग मेमोरी में होता है पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, सीरियल। मैंने आपको बताया था सीरियल होता है, ये STM और ये है WM वर्किंग मेमोरी। तो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीरियल लर्निंग होती है ना, सीरियल प्रोसेसिंग होती है, और इसमें पैरेलल होती है। तो दोनों में एक अंतर यहाँ आपको मिल गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीरियल, वर्किंग मेमोरी में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है।
अब हम डिटेल समझने के लिए बैडले का 92 का जो मॉडल है ना, इसको बोलते क्या है, इस मॉडल को मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज क्लास यहाँ से, कोडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। कोडिंग कैसी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में? कोडिंग की बात करें तो तीन तरीके से होती है। AVL मैंने आपको बताया था, A फॉर अकोस्टिक, V फॉर विजुअल और L फॉर लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक। अकोस्टिक में आपको बताया था विकलग्राम का 1965 का एक्सपेरिमेंट। इससे ये पता चलता है अगर सेम साउंड आता है तो कन्फ्यूजन होता है। इससे ये पता चलता है कि साउंड जो होता है, साउंड की कोडिंग होती है हमारे कान में ना, हमारे ईयर में जब साउंड सेम जाता है तो उसकी कोडिंग होती रहती है। तो ये फिर बैडले 1966 का एक्सपेरिमेंट था, जब वर्ड जब बार बार बोले गए तो साउंड में कन्फ्यूजन होने लगा, वो कंफ्यूज होने लगा कि कौन सा वर्ड बोला गया, मतलब सबकी कोडिंग हो रही थी। तो इससे पता चल गया कि सबकी कोडिंग हो रही है, मतलब साउंड की कोडिंग हो रही है, तो एकॉस्टिक कोडिंग हो रही थी। विजुअल कोडिंग में मैंने बताया था आपको, अगर A B ऐसे लिखा हुआ तो A और B भले दोनों साउंड सेम, लेकिन जैसे ही आँख ने देखा उसकी कोडिंग हो गई थी ना, तो ये चीज़ है। तो पोर्शनर के लिए 1967 का स्टडिंग विजुअल कोडिंग होती है। सिमेंटिक कोडिंग में मैंने आपको प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन में डिटेल बताया कैसे दोनों बाधा का काम करते हैं और कैसे कोडिंग होती है। रिहर्सल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिहर्सल कैसे होता है? दो तरह का होता है, एक मेंटेनेंस या रोल रिहर्सल होता है, लेबोरेटरी रिहर्सल होता है। और रिट्राइवल फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैंने आपको रिट्राइवल फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें याद करके बता पाते हैं फिर, तो उसमें दो तरीके की हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया क्या होता है। पहले पैरेलल प्रोसेसिंग और सीरियल और सीक्वेंसिंग हाइपोथेसिस। तो पैरेलल में हम चीज़ों को ये बताया था, वर्किंग मेमोरी चीज़ों को हम साथ साथ स्टोर करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और सीरियल सीक्वेंसिंग में क्या होता है, हम प्रोसेस नहीं कर पाते, बस जिस क्रम में हमको है उसी क्रम में हम बता पाते हैं। तो इस तरह के सीरियल और सीक्वेंसिंग हाइपोथेसिस होती है। तो इस तरीके से रिट्राइवल दो तरीके से होता है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस, सीरियल सीक्वेंसिंग हाइपोथेसिस। बट जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होते हैं उसमें कैसे रिट्राइवल होता है, सीरियल सीक्वेंसिंग हाइपोथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट STM में सीरियल सीक्वेंसिंग वही चीज़। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉरगेटिंग कैसे होती है? मैंने आपको 3 मैकेनिज्म बताया था, डीके मैकेनिज्म, इन्फ्रेंशियल मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। तो डीके मैकेनिज्म में बताया समय बीतेगी, चीज़ें आपको भूलेगा। इन्फ्रेंशियल मैकेनिज्म में आपको बताया प्रोएक्टिव इन्विटेशन, रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन। प्रोएक्टिव में क्या बताया था, वही आपको नए वाले को नहीं आने देगा पुराना, तो इसको प्रोएक्टिव इन्विटेशन। और कभी कभी क्या होता है, रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन में नया वाला पुराने वाले को रहने नहीं देगा, मतलब पुराने वाले को हटा देगा। इस तरह के इन्विटेशन को रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन बोलते हैं। तो यहाँ से फिर आपको तीसरी मैकेनिज्म क्या थे, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। जब चीज़ें क्या होती है, इसकी क्षमता लिमिटेड होती है, जब चीज़ें लगातार आती रहती तो पीछे वाली चीज़ें हटती रहती है, नई वाली चीज़ें पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं वो अपने जगह से हटती जाती है, डिस्प्लेस होती जाती है, और नई वाली चीज़ें फिर स्टोर होती जाती है। तो इसकी वजह से हमको बोलती है वर्किंग मेमोरी। आपको अभी में मैंने बताया वर्किंग मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज होती है प्लस प्रोसेसिंग होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एलन बैडले ने 2003 में इसको बताया, एक्सपेरिमेंट किया, और एलन बैडले का ही एक मॉडल है जो मैं आपको आगे पढ़ाना है। तो फिर अभी कॉन्शस वर्किंग मेमोरी को कॉन्शस, जो भी कॉन्शस में है, कॉन्शस का वर्क बेंच बोला जाता है ना। कॉन्शस के लिए वर्किंग मेमोरी हमेशा वर्क करती रहती है, और टेम्परेरी भी होती है, चेंजेबल भी होती है। इसको दो चीज़ों में बांटा गया रेंस 2002 के अकॉर्डिंग। एक तो वर्क स्पेस, मतलब जो जनरल टेम्पोररी स्टोरेज करने के लिए काम में आता है, प्रोसेसिंग करने का काम होता है। एग्जीक्यूटिंग फंक्शन क्या होता है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में काम आता है। फिर प्रोसेसिंग, हम वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग कैसी होती है वर्किंग मेमोरी में, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर भी करते रहते हैं और साथ साथ में स्टोर के साथ साथ प्रोसेस भी करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बैडले के साथ। बैड तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा, गुड होगा। तो बाय।